बच्चों, हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे और ऑल्टरनेटिंग करंट में हम जो है आरएमएस, एवरेज वैल्यूज वगैरह इनके बारे में बात कर चुके थे। अब मैं 3-4 सवाल करता हूं तो उससे क्या होगा, आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आरएमएस वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं और बाकी कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल मेरे पास में है जो मैं पहले भी करा चुका हूं आपको, वो क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन क्या है, ये आपका आई और टी में ग्राफ दिया हुआ है, ऐसा कुछ वेरिएशन है, दैट इज सॉ टूथ एसी है ना। ये आपका, अब इसको यहां कहा है t/2 और यहां कहा है कैपिटल टी। इसे कहते हैं नेगेटिव, इसे कहते हैं पॉजिटिव, नेचुरल है। इसे यहां पर I0 कहा गया है, इसे यहां पर I0 कहा गया है, -I0 है ना, करेक्ट। हमें इसका आरएमएस वैल्यू पता करना है। तो देखिए, बड़ा आसान सा काम करेंगे हम। सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन होती है y बराबर mx प्लस सी। तो देखिए, y की जगह हम लिख देंगे i। m क्या होता है, m मैं बताता हूं क्या होता है बेटे। m होता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो देखिए, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ये -I0 है, ये प्लस I0 है, तो डिफरेंस कितना हुआ, 2I0 अपॉन कैपिटल T। ये आपका m है, तो मैं इसको कह देता हूं 2I0 अपॉन कैपिटल T। x की जगह क्या लिखूंगा, x की जगह मैं t लिखूंगा। c की जगह क्या लिखूंगा बेटा, क्योंकि इनिशियल है ना, हाँ इनिशियल है तो -I0 लिखूंगा मैं c की जगह। ये आपकी इक्वेशन आ गई। मैं इस इक्वेशन को एक बार दोबारा से यहां लिख रहा हूं, है ना। यहां देखो, यहां लिख रहा हूं I इक्वल टू 2I0 t अपॉन कैपिटल T -I0। ये आपकी इक्वेशन आ गई, है ना। अब हमें IRMS की वैल्यू निकालनी है, तो मैं IRMS निकाल रहा हूं। अच्छा चलो, दोनों वैल्यू निकाल देते हैं। I की एवरेज वैल्यू भी निकाल देते हैं और RMS वैल्यू भी निकाल देते हैं, है ना, दोनों निकाल देते हैं। तो देखिए, मैं एवरेज वैल्यू निकालूंगा तो बेटा 0 आ जाएगी। एवरेज वैल्यू निकालनी है तो फिर हाफ साइकिल के लिए निकालो, है ना। देखो, अगर हम एवरेज वैल्यू पूरे साइकिल की निकालेंगे ना, तब तो ये माइनस है और वो प्लस है, तो 0 आ जाएगा बेटा, है। हाँ, तो मत निकालो एवरेज वैल्यू, पूरे साइकिल की मत निकालो, आधे की निकाल दो, है ना। हाँ, एवरेज वैल्यू आधे की निकाल दो, तो मैं आधे की निकाल देता हूँ एवरेज वैल्यू, पॉजिटिव वाले की निकाल देता हूँ, है ना। तो देखिए, मैं एवरेज वैल्यू निकाल रहा हूँ, आई एवरेज बहुत अच्छे तरह से निकालूंगा मैं कहूँगा आई डी टी। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करूँगा, t/2 से t तक। किसका भाग लगाऊंगा, t - t/2 का, बस ये हो गया, ये हो गया। अब देखो, मैं इसको लिख रहा हूँ आई एवरेज, प्लस वाला पार्ट लिया है मैंने, तो आई एवरेज को मैं लिखूंगा t - t/2 को, तो फिर t/2 कहते हैं, तो ये 2 अपॉन t आ जाएगा यहाँ पे, है ना। और मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ इसका। तो देखना जरा, मैं इंटीग्रेशन में क्या कर रहा हूँ, 2I0 तो बेटा है ही, और इसको मैं लिख रहा हूँ अपॉन कैपिटल T, यहाँ लिख दे रहा हूँ, और इसको लिख दे रहा हूँ t² अपॉन 2। हाँ, इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो t का इंटीग्रेशन t² अपॉन 2 होता है, -I0 इंटू टी। ये हो गया। लिमिट क्या है आपकी, लिमिट है t/2 से t तक। अब आप कैलकुलेशन चेक करो जरा, 2 अपॉन t, तो इसको मैं जरा कैलकुलेटर, चलो अभी रहने दो, बाहर को बाहर रहने दो, अंदर को अंदर रहने दो, है ना। हाँ, जरा देखना, ये 2 से 2 तो काट ही दूंगा मैं, है ना। इसको I0 अपॉन t रहने देता हूं मैं। अब देखिए, मैं यहां पर इसको कर रहा हूं t का स्क्वायर -t²/4 -I0 t - t/2 यानी t/2 आएगा, है ना। हाँ, अब आप चेक करिए, तो मैं इसको लिख रहा हूं 2 अपॉन t, I0 तो है ही है बेटा, अपॉन t है ही,
इसको 3/4t² लिख दो, है ना, 3/4t² माइनस I0 t/2 लिख दो। अब चेक करिए जरा, तो ये आएगा 2t, t से t उड़ा दो, 3/4 में से आधा जाता है तो शायद चौथा ही बचता है ना। हाँ, तो मैं जरा इसको लिख रहा हूँ I0 t/4। अब t से t उड़ा दो, 2 से 2 उड़ा दो, तो ये I0/2 आंसर आएगा। ये आपकी एवरेज वैल्यू आ गई आधे साइकिल के लिए। मैंने एवरेज वैल्यू निकाली है, ये एवरेज वैल्यू निकाली है ना। अब आरएमएस वैल्यू भी निकाल दूं, है। आपके एग्जाम में ये काफी चीजें पूछी जाती हैं आरएमएस के लेकर के। रूल वही है, फॉर्मूला वही है। फॉर्मूला क्या है एक्चुअल में, कंसेप्ट है। अब आरएमएस निकालना है, तो आरएमएस निकालना है तो सबसे पहले स्क्वायर करो, स्क्वायर का फिर एवरेज करो। एवरेज आप पूरे साइकिल के लिए करिए, है ना। इंटीग्रेशन आप करिए 0 से लेके पूरे साइकिल तक। फिर आप क्या करो, फिर आप करिए इसको रूट, ये आपका आरएमएस आएगा, है ना। अब मेरे को लगता है इसको मुझे करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। चलो कर देते हैं। इधर देखो, आप टी को इधर बाहर निकालो, I² है, तो टी को बाहर निकालेंगे आप। तो मैं टी को बाहर निकाल रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ 1/√t, 1/√t। फिर इसका स्क्वायर करूंगा, है ना। एक बार देखना, इसको मैं I0 को बाहर निकाल के लिख देता हूँ। इसको I = लिख रहा हूँ मैं दोबारा एक बार, I0 को कॉमन निकाल दे रहा हूँ। यह है 2t/T - 1, ठीक है ना। तो आप देखिए क्या आने वाला है, √ I0 का स्क्वायर 2t/T - 1 का स्क्वायर, ये आएगा, है ना। स्क्वायर करने पर तो यही आएगा बेटा। अब dt कर दो, और आपको इंटीग्रेशन तो करना ही है ना। हाँ, इंटीग्रेशन तो करना ही है, और लिमिट लगानी है आपको 0 से लेके t तक। अब आप इसको जरा देखिए, मैं भी देख रहा हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, इस I0 को बाहर निकाल लेता हूँ। I0/√t बाहर, √T बाहर है ना। I0 स्क्वायर था ना, उसको बाहर निकाल दिया। अब एक बार मैं इसको पूरे को कंप्लीट लिख रहा हूँ। इसका स्क्वायर करो तो 4/T², 4/T² है ना। हाँ, 2t का होल स्क्वायर 4/T², t² का इंटीग्रेशन करो तो t³/3 आएगा, प्लस बेटे ये 1 आएगा। 1 का स्क्वायर करोगे, 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो t आएगा। फिर यहाँ पे माइनस 4/T आएगा, है ना, 4/T। और स्मॉल t का इंटीग्रेशन करोगे तो t²/2 आएगा। ये आपका इंटीग्रेशन हुआ। अब इसकी लिमिट है ना, जो 0 से लेके T तक लगाओ आप ईमानदारी से। अब मैं कर रहा हूं इसको, आप देखना I0/√t। आप लोग कैलकुलेशन चेक कर लेना, है ना। मेरी कैलकुलेशन गलत हो सकती है। आप t से t करो तो ये 4/3 आएगा शायद, है ना। हाँ, 4/3 आएगा। तो इसको मैं 4/3 T लिख देता हूँ। मैंने वैल्यू भी उसकी वो रख दी, लिमिट वगैरह लिख दी। एक बार अपर लिमिट लिखोगे, एक बार लोअर लिमिट रखोगे 4/3, तो ये आएगा बेटा +t, और ये आएगा -2t। हाँ जी, मुझे लगता है ये I0/√t तो आ ही गया, और अंदर आ गया ये t/3, है ना। तो ये I0/√3 आंसर आ गया। ये आपका IRMS आया, I0/√3 आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए, ये आपका एक सवाल हुआ, और इसमें आपका I एवरेज भी निकाला हमने, RMS भी निकाला। अब देखिए अगला सवाल। अगला सवाल हमारे पास है कि दे हैव गिवन अस अ फंक्शन एंड वी हैव टू फाइंड आउट RMS वैल्यू फॉर द फंक्शन, राइट, फॉर द कंप्लीट साइकिल, है ना। ज्यादातर तो वैसे RMS वैल्यू निकलता कंप्लीट साइकिल के लिए ही है, लेकिन भैया सवाल पढ़ते समय ध्यान से पढ़ लिया करो, क्योंकि कभी कोई भरोसा नहीं, उन्होंने किसी टुकड़े का फंक्शन डिफरेंट दे रखा हो और उसके लिए RMS निकलवा दे, है ना। मतलब आप
जब एडवांस का पेपर सॉल्व करते हैं तो अच्छी तरह सो के जाया करो। एडवांस का पेपर जब सॉल्व करने जाते हैं ना तो खूब अच्छी तरह सो लिया करो। तो मैं पता है बच्चों को क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ एडवांस के जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो 3 दिन पहले पढ़ाई लिखाई बंद कर दिया करो और केवल सोया करो, या मतलब खेला कूदा करो। मेंटल रिलैक्सेशन जरूरी है, क्योंकि वहाँ पढ़ना बहुत अच्छी तरह पड़ता है ना। वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें इन्होंने फंक्शन दे रखा है v इक्वल टू v0 प्लस v1 साइन ओमेगा टी। इसका हमें VRMS निकालना है ना। हाँ, एक मिनट जरा, इसका RMS निकालना है। तो देखिए, इसका VRMS निकालना, डेफिनेशन तो वही है, देखो बदलने वाली है नहीं डेफिनेशन। तो RMS में क्या करेंगे, पहले स्क्वायर करेंगे, तो सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, फिर dt करेंगे, फिर इंटीग्रेशन 0 से लेके t तक करेंगे, फिर आप एवरेज निकालेंगे, फिर आप रूट निकालेंगे। फंडामेंटल डेफिनेशन यही है। अब इसके बाद आपको अगला जो स्टेप है वो बहुत ईमानदारी से साफ सुथरा स्टेप करना पड़ेगा, यानी कोई घोटालाबाजी नहीं चलेगी, है ना। आपको बिल्कुल नियम पूर्वक इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। v0 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2v0 v1 साइन ओमेगा टी, आपको ये करना पड़ेगा। फिर इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है ना। हाँ, हर टुकड़े का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, हर टुकड़े का इंटीग्रेशन। किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। फिर आपको लिमिट रखनी पड़ेगी, 0 से लेके टी तक की लिमिट आएगी, 0 से लेके टी तक की लिमिट आएगी, फिर आपका आंसर आएगा, है ना। आप लोगों को बता दिया है, आप करिए। बता दिया क्या है आपको, इंटीग्रेशन करना तो आता ही है। क्या करेंगे आप इंटीग्रेशन में, साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो है ना, इसको कभी भी आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को इंटीग्रेशन करने के लिए आप इसे पहले सिंगल पावर फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, है ना। हाँ, कभी भी जब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ जाता है तो आप कभी भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन मत करिए, है ना। आप साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन, ये आप लिख देंगे। ये आप हमेशा ऐसे ही करना जब इंटीग्रेशन करोगे, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखो बढ़ जाए हम आगे, तो मैं बढ़ रहा हूं आगे। इसका मैं इंटीग्रेशन दूसरे तरीके, वो सॉरी RMS वैल्यू दूसरे तरह से निकालूंगा, और दैट इज वेरी 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 इजी। आपको क्या है कि ये जो वैल्यू दे रखी है इसमें दो फंक्शन है, एक फंक्शन है आपका v0 और दूसरा फंक्शन है आपका v1 साइन ओमेगा टी। देखो बेटा, इसकी जो RMS वैल्यू है ना वो v0 ही आएगी। क्यों, क्योंकि वेरी कर ही नहीं रहा। आप इसका स्क्वायर करिए, रूट लीजिए, वापस वही आ जाएगा, तो कोई तीर मारने वाली बात नहीं है। इसकी RMS वैल्यू जो है आपको पहले ही बता दी हमने, v1 स्क्वायर v1 अपॉन 2 रूट 2, ये RMS वैल्यू है ना। आपको हमने RMS के लिए पढ़ाया था, अगर E बराबर E0 साइन ओमेगा टी है तो आपका RMS आता है E0 अपॉन रूट। ठीक है, अब देखिए ये v1 अपॉन रूट 2 आ गया आपका, आ गया ना बेटा। अब पता है मैं RMS डायरेक्ट लिख दूंगा, मैं इसका स्क्वायर करूंगा सीधा और इसका स्क्वायर करूंगा सीधा और बस जोड़ दूंगा, यही आपका आंसर है। दिस इज योर RMS, है ना। आप ऐसे कर सकते हो। चलिए आगे देखो। अच्छा, आप वो वाला और वो करेंगे ना, ये वाला, तो यू विल गेट द रिजल्ट, एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आएगा। आपके रिजल्ट में डिफरेंस आएगा ही नहीं जी, बिल्कुल डिफरेंस नहीं आएगा, आप मस्त रहिए। ठीक है, करके देख लेना। वैसे करके देख ही लिया था, वो एक हमारा वीडियो खराब हो गया था ना, गंदा सा, जिसमें ऑडियो खराब हो गई थी, है ना, उस वीडियो के अंदर बता दिया था। अब हम एक तीसरा सवाल और करेंगे इसके अंदर, और उसकी भी RMS वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए, मैं एक तीसरा सवाल देता हूं आपको। तो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है कि एक रेजिस्टेंस है, उसमें करंट बह रहा है I इक्वल टू KT, यानी कि करंट टाइम के साथ में बह रहा है। हमको 2 सेकंड के लिए RMS वैल्यू चाहिए।
मतलब 0 से लेके 2 सेकंड तक। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, I इक्वल टू करंट बह रहा है KT, इट मीन्स करंट इज टाइम डिपेंडेंट, वी वांट RMS वैल्यू फॉर द 2 सेकंड, 0 सेकंड से 2 सेकंड तक की RMS चाहिए, तो मैं RMS वैल्यू निकाल रहा हूँ। डेफिनेशन हमारी वही है, सबसे पहले I का स्क्वायर करो, फिर इंटीग्रेशन करो, कहाँ से कहाँ तक करो, 0 से लेके 2 सेकंड तक, कहाँ का भाग लगाओ, 2 से 0, 2 माइनस 0 का, फिर आप अंडर रूट करिए, बस आपका आंसर यही आएगा। अब देखिए मैं इस 2 को बाहर निकाल देता हूँ तो 1/√2 आएगा। ठीक है बेटा, I स्क्वायर को लिखो, K स्क्वायर T स्क्वायर, तो आप K को भी बाहर निकाल दो, फिर आप लिख दीजिए अंडर रूट में क्या, T स्क्वायर dt, 0 से लेके 2 तक। तो आप एक बार जरा देखना, अंडर रूट 2 K आ गया बेटा, इसको जरा करना, T³/3 आएगा शायद, है ना, T³/3 आएगा, राइट। फिर आप इसको जो है वो करिए, लिमिट रखेंगे, लिमिट तो आपको 0 से लेके 2 तक रखनी है, तो आप 2 की लिमिट रखेंगे तो 8 आएगा ना, वो अंदर 8/3 आएगा अंदर ही अंदर। अब 8/3 आएगा तो आप 8 का इस रूट से काटेंगे तो अंडर 4 आएगा, तो मेरे को लगता है ये ऐसा आ जाएगा आंसर, 2K/√3 विल बी आंसर। देखो, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपसे ये कह रहा था कि ये सब तो आप कर ही लेंगे, है ना, मैं आपको छोटी सी बात और बताना चाह रहा था कि RMS एक्चुअल में है क्या। RMS है इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द करंट इन AC सर्किट्स। तो RMS जो है ना वो AC सर्किट्स में इफेक्टिव वैल्यू है। RMS इट इज इफेक्टिव वैल्यू, इट इज इन AC सर्किट्स। AC सर्किट्स में बेटा ये इफेक्टिव वैल्यू है। और सबसे खास बात ये है इस इफेक्टिव वैल्यू की कि जो है ना ये इक्विवेलेंट DC के बराबर है, इट इज इक्विवेलेंट टू DC, इक्विवेलेंट DC। इसका मतलब ये हुआ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। तो इसका मीनिंग ये है, if we made to flow a DC current in a circuit of resistance R equal to numerical value of RMS of any AC current, RMS of any AC current, then the amount of heat produced will be equal in both cases। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सेम वैल्यू की हीट क्रिएट होगी। आप इसको थोड़ा सा समझिए कि ये क्या मामला है। देखिए बात क्या है कि RMS जो वैल्यू है AC के अंदर और DC के अंदर जो आपका वो है EMF या जो भी है करंट, है ना, इसमें एक खास बात ये है कि दोनों इक्विवेलेंट है। जैसे कि मेरे पास मान लो एक रेजिस्टेंस है, सपोज एक रेजिस्टेंस है। अब मैंने इसमें सपोज 10 एम्पियर का करंट फ्लो किया, तो 10 एम्पियर का DC करंट फ्लो किया। अगर मैंने 10 एम्पियर का DC करंट फ्लो किया तो इसमें 1 घंटे में कोई हीट डेवलप होगी, 1 घंटे में हीट डेवलप होगी। तो मैंने एक रेजिस्टेंस में 10 एम्पियर का DC करंट फ्लो किया है, तो 1 घंटे में कोई हीट डेवलप होगी ना बेटा। अब देखिए आगे क्या होने वाला है। मैं अगर अब इसी रेजिस्टेंस में सेम रेजिस्टेंस में, है ना,
10√2 एम्पियर, 10√2 एम्पियर पीक वैल्यू वाली एसी पैदा करूं, एसी फ्लो करूं, तब देखो ए 10√2 एम्पियर पीक वैल्यू वाली एसी, तो आरएमएस कितना आएगा? आरएमएस आपको हमने पढ़ाया आई नॉट अपॉन आई नॉट, आपका आई नॉट पीक वैल्यू है, ये आपको दे रखा है, तो आरएमएस कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इसका मतलब ये 10 आरएमएस आएगा और ये 10 डीसी था, रेजिस्टेंस सेम है, तो 1 घंटे बाद सेम अमाउंट ऑफ हीट आएगा, अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट नहीं आएगा। इसका मतलब सच्ची बात ये है कि द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट और आरएमएस वैल्यू ऑफ द ईएमएफ ये दोनों सेम है। जो डीसी में इसका इफेक्ट होता है वही एसी में उसका इफेक्ट होता है। समझ में आ गई बात यहाँ तक? अब मैं एसी सर्किट के एलिमेंट्स के बारे में बात करूँ तो मैं कर रहा हूँ। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि 11th क्लास में आपको जो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ाया था उसको आप एक बार रिवाइज कर दीजिए, है ना? मैंने एक रिक्वेस्ट करी है, धीरे धीरे करके आराम से बोल दिया मैंने, आपने ध्यान दिया या नहीं दिया आपकी मर्जी है ना? मैंने क्या रिक्वेस्ट किया, 11th का जो एसएचएम का टॉपिक है उसे रिवाइज कर लीजिए, है ना? संडे को क्लास नहीं लगाएंगे, संडे का आपको टाइम दे दिया है, तो संडे को एक बार 11th क्लास का एसएचएम पढ़ लीजिए, है? चलिए अब हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ एसी सर्किट। देखिए किसी भी एसी सर्किट में आपको 3-4 चीजें मिलेंगी, आर मिलेगा या फिर एल मिलेगा या फिर सी मिलेगा या फिर 2 मिलेंगे या फिर तीनों मिलेंगे। क्या बोला? आपको एसी सर्किट में या तो अकेला रेजिस्टेंस मिलेगा या एल मिलेगा या सी मिलेगा या फिर 2-2 के जोड़े मिलेंगे या फिर तीनों एक साथ मिल जाएंगे, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और एक क्या मिलेगा आपको? एसी ईएमएफ मिलेगा। एसी ईएमएफ को हम जनरली ये कहते हैं E0 साइन ओमेगा टी। कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा बोला जाए, ये तो हम सामान्य तौर पर बोल देते हैं। आपका जो क्वेश्चन मेकर है वो E को E0 साइन ओमेगा टी बोले, जरूरी नहीं है। हो सकता है आपका क्वेश्चन मेकर E को E0 साइन ओमेगा टी प्लस π/3 बोल दे, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा बोल दे, है ना? हाँ, आई क्या होगा? आई होगा I0 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा। ये जो है ना, ये जो थीटा है ये कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो एनीथिंग, है ना? अब मैं एक एक करके आपके सर्किट्स को एक्सप्लेन करूंगा। आज मैं सिंगल रेजिस्टेंस, सिंगल इंडक्टर और सिंगल कैपेसिटर की बात करूंगा, है ना? और फिर कल हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। तो आज हम मिक्सिंग नहीं करेंगे, आज हम सेपरेट 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, राइट? तो देखिए, और आपको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आज डिस्कशन होगा ना, वो मान के चलिए इस एसी वाले चैप्टर का बिल्डिंग ब्लॉक होगा, यानी एसी वाले चैप्टर का बेस होगा ये, है ना? बेस। तो आप इसको समझ लीजिए। देखिए सबसे पहली बात मैं कर रहा हूं, प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट। प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट। देखो बेटा, प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट आप चेक करिए। प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट का मतलब है कि सर्किट में रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब आप एक एक स्टेप को अच्छी तरह से सुनिएगा। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि मैं अभी जो आर, एल और सी की बात करूंगा उसे आप बहुत ध्यान से सुने, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुने, क्योंकि यहां से अब सब्जेक्ट ये एसी वाला चैप्टर बिल्ड अप होगा और ये 2 दिन में एसी वाला चैप्टर खड़ा हो जाएगा आपका, और फिर उसके बाद में आपसे कोई सवाल नहीं उलझेगा। सारे सवाल, बल्कि कई सवाल 90% सवाल जो है ऐसे होंगे कि आप देखते ही आंसर देंगे, ठीक है? तो देखिए ये प्योर रेजिस्टेंस है, देयर इज नो एल नो सी। अब इसमें हमने एक
वेरिएबल एसी ईएमएफ लगा दिया, साइन ओमेगा टी, राइट, है ना। आई इक्वल टू वाट, ये हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। आई क्या है, इसका क्वेश्चन मार्क लगा है। ओके, देखो बेटा, मैं पता है इसको क्या लिखूंगा, मैं यहां पर इसको एक लिखने की प्रैक्टिस बना रहा हूं, आप हमेशा वैसे ही करेंगे, है ना। ये है t इक्वल टू 0 लिखना, जरा t इक्वल टू 0 लिखेंगे तो साइन ओमेगा टी 0 हो जाएगा, है ना। तो मैं पता है क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा E हैज इनिशियल फेज 0। आप देखो ये जो मैंने लिखा है E हैज इनिशियल फेज 0, इसको पढ़ने का तरीका क्या है, हैज फेज एंगल। एक्चुअल में इनिशियल फेज बोलने का मतलब फेज एंगल ही होता है, वो अंडरस्टूड होता है हमेशा, उसको बोलने की जरूरत नहीं होती, है ना। वो t इक्वल टू 0 वाला एंगल होता है कि जब आप यहाँ t इक्वल टू 0 लिखेंगे तो आपका एंगल आ जाएगा। अगर ये e इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा लिखा होता, E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा लिखा होता, तो हम इसको यहाँ थीटा लिखते। ये है हैज फेज एंगल 0। अच्छा एक बात बताऊँ, इसको हम कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं, जैसे ऐसे भी लिख देते हैं E, फिर आप ऐसा साइन लगाइए, एक्सक्लेमेटरी साइन, है ना, इसको फैक्टोरियल वाला साइन भी बोल देते हैं हम, है ना। हाँ, इसको 0 लिख देंगे ऐसे। इसका मतलब है कि हम कहना नहीं चाहते, हम केवल दिखाना चाहते हैं। कहना क्या मतलब, इतना लंबा कौन बोलेगा बार बार, ई हैज फेज एंगल 0, बोलने में दिक्कत होती है, तो हम लिख देते हैं ई हैज फेज एंगल 0। इस साइन का मतलब हैज फेज एंगल 0 होता है, करेक्ट, ये हमने बोल दिया। आगे देखिए अब क्या होगा। अब हमारा यहाँ पे ये है कि हमारे पास प्योर रेजिस्टेंस था, ये हमारे पास ईएमएफ था, अप्लाइड ईएमएफ, एसी ईएमएफ है, हमें आई का पता लगाना है। तो मैं आई का पता लगा देता हूँ। आई बराबर आएगा बेटा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ई अपॉन आर। ई अपॉन आर को बोलेंगे हम ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। इसको मैं बोलूंगा ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। इसको मैं बोलूंगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। चेक करिए, आई नॉट साइन ओमेगा टी ऐसे बोलूंगा ना। ये मैंने बोल दिया। कुल मिला के मैंने क्या कहा कि जो प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में आपका ई क्या था, ई था ई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। तो बेटा ई का फेज एंगल कितना था, ई का फेज एंगल था 0, है ना। अब देखिए आपका आई क्या आ गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो बेटा आई का फेज एंगल कितना हो गया, 0। अब पता है मैं क्या बोलूंगा, इट मीन्स in a pure resistive circuit, in a pure resistive AC circuit, pure resistive AC circuit, E and I be in the same phase, be in the same phase, सेम फेज होता है बेटा ई और आई का, ई और आई का फेज अलग अलग नहीं होता, है ना। अब देखिए, है ना, फॉर रिलेटिव कैलकुलेशन, है ना। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा ओनली फॉर रिलेटिव कैलकुलेशन, है ना। ये कोई चीज नहीं होती है एक्चुअल में। ये पता है क्या होता है, हम रेजिस्टेंस की रिलेटिव फेज निकालेंगे। देखिए क्या, ओनली फॉर रिलेटिव कैलकुलेशन। एक्चुअली ये जो प्रोसेस कर रहा हूँ ना मैं, ये केवल कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए कर रहा हूँ कि आपके आगे आने वाला जो सर्किट की कैलकुलेशन है वो थोड़ी आसान बन जाएंगी, है ना। R इक्वल टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इक्वल टू ई अपॉन आई, रेजिस्टेंस इक्वल टू ई अपॉन आई। अब मैं पता है इसको क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा E हैज फेज एंगल 0, I हैज फेज एंगल 0, है ना।
तो मैं पता है क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा आर हैज फेज एंगल 0 माइनस 0। ये क्या चक्कर है भाई? एक्चुअली हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में फेज एंगल होता है उसे ऊपर ले जाके सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो हम कहेंगे आर हैज फेज एंगल 0, आर हैज फेज एंगल 0। सच्ची सच्ची बात बताता हूं मैं आपको कि आर की कोई फेज वगैरह नहीं होती है, रेजिस्टेंस की कोई फेज वगैरह नहीं होती है। ये मैंने केवल इसलिए किया है कि आपकी जो आगे आने वाला जमाना है उसमें आपकी कैलकुलेशंस आसान बन जाएंगी, नहीं तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स बनेंगी और आप परेशान हो जाएंगे। तो बेटर है कि हम इसको अपना लें, है ना। सभी मतलब जो है ना कंपटीशन में सभी अपनाई जाती है, बोर्ड की बुक में आपको वो ये नहीं करना है, कॉम्प्लेक्स वाला ही करना है। वो मैं बता दूंगा जब बोर्ड का नंबर आएगा तब मैं बता दूंगा। इट इज फॉर द कॉम्पिटिशन एग्जाम, क्योंकि कॉम्पिटिशन में अगर आप लंबे लंबे काम करोगे ना तो हो गया काम, इसलिए आप इसको सीखो। आर की फेज एंगल 0 है। सच में आर की कोई फेज एंगल नहीं होती है, एक्स की कोई फेज एंगल नहीं होती है, एक्सएल की कोई फेज एंगल नहीं होती है, कुछ नहीं होता है ना। ये केवल मैं रिलेटिव कैलकुलेशन कर रहा हूं ओनली फॉर द पर्पज ऑफ डूइंग द क्वेश्चंस डायरेक्ट, कि बड़े बड़े सवाल जो है छोटे से हो जाएंगे। तो ये आया, है ना। अब इसका रिप्रेजेंटेशन करूंगा मैं, यहां पर मैं रिप्रेजेंटेशन करूंगा, तो आप रिप्रेजेंटेशन चेक करें। हाउ टू रिप्रेजेंट, देखो जी मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कुछ नहीं है जी, रिप्रेजेंट भी क्या करूंगा मैं, इसके अंदर तो कुछ ऐसा है ही नहीं, है ना। देखिए हाउ टू रिप्रेजेंट, फेज रिप्रेजेंटेशन कहते हैं इसको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेज। ये लो देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा। ये है ई का फेज कितना है 0 0, आई का फेज कितना है 0 0, आर का फेज कितना है 0। बस ये रिप्रेजेंटेशन है। ये केवल आर की कहानी हुई है। किसकी स्टोरी हुई है? आर की स्टोरी। अब हम स्टोरी करेंगे किसकी, एल या सी की करेंगे, है ना। बेटा ये वाला जो साइन है ना, इसकी जगह बहुत सारी जगह ऐसा साइन भी लगाया जाता है, तो आप ऐसा भी लगा सकते हो, है ना। ऐसा भी लगा सकते हो, मैं भी बल्कि ऐसा ही लगाना चाहता हूं, है ना। हाँ, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, राइट। मैं पूरे बोर्ड को साफ करूंगा, फिर मैं प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट की बात करूंगा, करेक्ट। आज का हमारा टारगेट आर, एल और सी की अलग अलग बात करना है, फिर कल हम इनको मिलाएंगे आपस में, मिक्सिंग कल करेंगे। ध्यान दो, प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट। देखो जी, हमने यहां पर एक प्योर इंडक्टेंस लगाया है एल, इसमें हमने एक वेरिएबल एसी सोर्स जोड़ दिया है। इस वेरिएबल एसी सोर्स को मैं लिख रहा हूं ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसको मैं लिख रहा हूं ई हैज फेज एंगल 0, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो ई हैज फेज एंगल 0, है ना। अब आगे से मैं ऐसा लिखना पसंद करूंगा, आई वुड लाइक टू राइट दिस, है ना। ये मेरे को आसान लगता है, वो एक्सक्लेमेटरी में ऐसे करके बिंदी लगानी पड़ती है, मेरे को बहुत जोर आता है ना। तो दिस इज गुड फॉर मी। चलिए अब हमारा सवाल है आई बराबर क्या। देखो बेटा एक बात सुनो, इंडक्टर में अगर ये वेरिएबल ईएमएफ है तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, है ना। तो आइडियल अगर इंडक्टर है जिसमें कोई लॉस नहीं है तो आइडियल इंडक्टर की बात करेंगे हम। आइडियल इंडक्टर में क्या होता है, ई बराबर होता है माइनस कैपिटल
इंड्यूस्ड ईएमएफ मेन ईएमएफ के अपोजिट होता है। आपने ये मेन सप्लाई है, तो मेन सप्लाई और इसमें इंड्यूस्ड एक दूसरे के अपोजिट आएंगे। एक दूसरे के अपोजिट आएंगे तो आप क्या लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे आप माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। तो आप चेक करेंगे जरा, डी आई अपॉन डी टी क्या आएगा? डी आई अपॉन डी टी आएगा ई अपॉन एल, ई अपॉन एल, करेक्ट। अब आप ई को रखिए ईमानदारी से, ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन एल आएगा बेटा। तो डी आई को मैं लिख रहा हूं, डी आई बराबर ई नॉट अपॉन कैपिटल एल को बाहर निकालिए आप, और साइन ओमेगा टी को यहां रखिए, डी टी कर दीजिए आप उधर। अब मैं इंटीग्रेशन कर दूं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करूंगा, मतलब यहां कोई डेफिनिट इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, इनडेफिनिट इंटीग्रल कर रहा हूं। तो आई आ जाएगा आपके पास ई नॉट अपॉन एल, साइन ओमेगा टी को इंटीग्रेट करो तो ये आएगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ठीक है जी। अब आप देखिए आई बराबर आप लिखिए ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, कॉस ओमेगा टी है माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी है, तो माइनस कॉस ओमेगा टी है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा बताओ? माइनस है, यस प्लीज, माइनस कॉस ओमेगा टी को मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, है ना? ऐसा लिख दूंगा मैं। तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ओमेगा टी की वैल्यू जो है ना उसको माइनस पाई बाई टू करेंगे तो इट विल गो टू फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए इसको हम रीराइट कर रहे हैं, इसको मैं लिख रहा हूं आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। आप एक बात ध्यान दीजिए, हमने जब ये डिस्कशन शुरू किया था तो मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया था, आप इस क्वेश्चन मार्क पर ध्यान दीजिए। इसका मतलब हमारा उद्देश्य था आई का पता लगाना, हमने आई का पता लगा दिया। अब आई का पता लगाने के बाद मैं रिजल्ट को यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, लिख दूँ क्या? हाँ, मैं रिजल्ट यहाँ लिख रहा हूँ, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब पता है मैं क्या लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा आई हैज फेज माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई, पक्का? अब मैं यहाँ पे इसको डिटेल में आपको बता दे रहा हूँ। हेंस इन प्योर, अच्छा ये सब आपके बोर्ड में पूछते हैं वो क्या, कि आपसे कहेंगे एक्सप्लेन द फेज रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड आई फॉर अ प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट। तो आपको करना पड़ेगा ये सब, तो आप इसको थोड़ा समझ लीजिए, है ना? जब हम जनवरी में बोर्ड की तैयारी करेंगे तब तो मैं आपको लिखना एकदम कॉन्क्रीट बताऊंगा कि क्या लिखना होता है। हेंस इन अ प्योर इंडक्टिव सर्किट, in a pure inductive circuit, current I lags behind E by pi by 2 phase. In a pure inductive circuit, current I lags behind E by pi by 2 phase. तो फेज पाई बाई 2 है, उससे पीछे चलता है। अब इसको हम आप ऐसे भी बोल सकते हैं, और ई लीड्स आई बाई फेज पाई बाई 2, एक ही बात है दोनों का मतलब। अगर आई जो है लेग बिहाइंड करता है तो इसका मतलब ई लीड करता है, तो ई इज लीडिंग आई और आई इज लेगिंग बिहाइंड ई, पाई बाई 2 का डिफरेंस है, पाई बाई 2 का डिफरेंस। अब देखिए यहाँ पे मैं आई नॉट को कंपेयर कर रहा हूँ, है ना? तो देखिए नाउ
आई नॉट इज व्हाट? आई नॉट इज ई नॉट अपॉन ओमेगा एल। ई नॉट क्या है? पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। आई नॉट क्या है? पीक वैल्यू ऑफ करंट। बेटे ओमेगा एल क्या आया? ओमेगा एल बराबर ई नॉट अपॉन आई नॉट। ये ओमेगा एल बराबर ई नॉट अपॉन आई नॉट है। ई नॉट क्या है? पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। आई नॉट क्या है? पीक वैल्यू ऑफ करंट। ईएमएफ अपॉन करंट क्या होता है? इसको हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस कहते हैं, इसे हम कहते हैं एक्सएल। तो एक्सएल क्या है? एक्सएल को हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सएल को हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। दिस इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस टू current flow, effective resistance to current flow in pure inductive circuit, in pure inductive circuit। अब थोड़ा बात को समझिए बेटे, किसी भी सर्किट में करंट फ्लो में रेजिस्टेंस आता है, किसी भी सर्किट में आता है। तो जब इस सर्किट में रेजिस्टेंस आएगा तो रेजिस्टेंस को तो हम यही लिखेंगे ना, ईएमएफ अपॉन करंट। ऊपर भी पीक वैल्यू ली है, नीचे भी पीक वैल्यू ली है, तो आरएमएस वैल्यू का रेशियो भी यही आएगा, है ना। तो देखिए एक्सएल को मैंने क्या क्या लिखा, एक्सएल को मैं लिखता हूं वापस से। एक्सएल बराबर ओमेगा एल, ओमेगा एल बराबर ई नॉट अपॉन आई नॉट। अब इस ई नॉट अपॉन आई नॉट को मैं पता है क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा ई आर एम एस अपॉन आई आर एम एस। क्योंकि जब मैं ई आर एम एस को लिखूंगा ई नॉट अपॉन रूट टू, तो आई आर एम एस को लिखूंगा आई नॉट अपॉन रूट टू, तो रूट टू कैंसिल हो जाएगा, वापस यही आ जाएगा, है ना। इसकी यूनिट क्या आएगी? ओम आएगी। तो एक्स एल बराबर ओमेगा एल ओम, ओम इसकी यूनिट है, राइट। आप आर एम एस ई आर एम एस अपॉन आई आर एम एस करिए, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करिए या पीक वैल्यू करिए, एक ही बात है, रिजल्ट वही आने वाला है ना। अब देखिए मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा, है ना। सबसे पहले मैं फेजर रिलेशनशिप निकालूंगा, कंपैरिजन वाला, है ना, रिलेटिव वाला, रिलेटिव फेजर रिलेशनशिप। तो एक्सएल को मैं कैलकुलेट करूंगा, आप देखना। देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं, आप देखेंगे एक्सएल बराबर ई अपॉन आई। बेटा ई को आपने जीरो लिखा था ना, ई को आपने जीरो लिखा था, ई का फेज जीरो लिखा था, आई का फेज क्या लिखा था? माइनस पाई बाई टू लिखा था। तो एक्सएल का फेज कितना आया था? एक्सएल का फेज आ जाएगा जीरो प्लस पाई बाई टू, जीरो तो ऊपर वाला, पाई बाई टू नीचे वाला है, तो इसलिए एक्सएल का फेज हो गया प्लस पाई बाई टू, करेक्ट। अच्छा एक बात और ध्यान दो, मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका सवाल बनाने वाला आपकी ई की फेज को कुछ अलग कर देगा, वो आपको ऐसा कर देगा ई अपॉन आई। देखिए क्या करेगा वो कर देगा ई की फेज को प्लस पाई बाई टू। अब आपकी आई तो पाई बाई टू पीछे होनी है ना, तो आई जीरो हो जाएगी, तो फिर वापस आपका एक्सएल जो है ना वो प्लस पाई बाई टू ही आ जाएगा। एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं इसको, है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस प्लस पाई बाई टू, है ना, यस, ये आ जाएगा। ओके, ये बड़ा रिलेटिव होता है केवल, है। ये आपको मैं अब इसको रिप्रेजेंट करूंगा फेजर रिप्रेजेंटेशन कि कैसे हम बताएंगे। देखो एक बहुत कॉमन सी चीज हमारी लाइफ के अंदर है जो मैं बता देता हूँ आपको, और इसको बताने की क्या जरूरत है, इतने दिन हो गए आपको पढ़ते पढ़ते, अब तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे, है ना। देखो इसे कहते हैं 0 डिग्री एंगल, इसे कहते हैं प्लस पाई बाई टू, इसे कहते हैं माइनस पाई बाई टू। ये हमेशा बोलेंगे हम इसको, प्लस पाई बाई टू फेज, माइनस पाई बाई टू फेज, ये इसका बोलने का तरीका है, मतलब ये रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए फॉर इंडक्टिव सर्किट, for a pure inductive circuit,
प्योर इंडक्टिव सर्किट में बेटा आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? आप सबसे पहले रिप्रेजेंट करेंगे ई को जीरो। ई अगर जीरो है तो आई कितना होगा? आई होगा माइनस, कहाँ गया वो, कहीं मिटा दिया होगा अपन लोगों ने, है ना? हाँ, आई को माइनस पाई बाई टू लिखा था, तो इसको आई को ऐसे लिखो आप, और एक्सएल को आपको अपने आप ही ऊपर लिखना पड़ेगा। ये आपका आ गया, करेक्ट। तो ये सब किसकी बातें हुई? प्योर इंडक्टिव सर्किट की बातें हुई, है ना? कितना टाइम हो गया? प्योर इंडक्टिव सर्किट की बातें हुई है ना बेटा। अब हम प्योर कैपेसिटिव सर्किट की बातें कर लेंगे, ठीक है? तो आज का हमारा टारगेट इतना ही है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट की बात कर रहा हूं मैं। इसको सारे को साफ करूंगा, पहले बोर्ड को, पूरा बोर्ड साफ करूंगा आपको। ये प्योर, अच्छा इसमें देखिए कभी कभी क्या होगा, यहाँ पर एक चीज और होगी, ये मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ, और कभी कभी आपके जो क्वेश्चन मेकर है वो एक थोड़ा सा गड़बड़ कर सकता है, शैतानी कर सकता है। वो क्या, आपकी आई की फेज को जीरो कर देगा। अगर कभी आई की फेज जीरो कर दे तब क्या होगा? आई की फेज जीरो कर दे ना बेटा, तो आपका ई प्लस पाई बाई टू होगा। ई की फेज प्लस पाई बाई टू होगा। क्यों? क्योंकि ई लीड कर रहा है, इज लीडिंग पाई बाई टू, है ना? आई बिहाइंड है, तो आई जीरो है तो ई को प्लस पाई बाई टू होना पड़ेगा। और एक्सएल कितना आएगा? एक्सएल तो प्लस ही आएगा। देखो ये देखो, एक्सएल ई अपॉन आई, ई को मैंने प्लस किया, आई को जीरो किया, तो एक्सएल प्लस ही आएगा। यहां पर ई को जीरो किया, आई को माइनस किया, तो एक्सएल प्लस आया, है ना? हाँ, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करने की प्रैक्टिस बनाओ, तो वो क्या, रिलेटिव फेज आएगी उसकी। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, पूरे को पूरा मिटाऊंगा, पूरा कंप्लीट मिटाऊंगा। फिर हम प्योर कैपेसिटिव सर्किट की बात करेंगे कि देयर इज कैपेसिटर ओनली इन द सर्किट, नॉट एनी अदर थिंग्स। देखिए प्योर कैपेसिटिव एसी सर्किट, कैपेसिटर है सी, ईएमएफ है वेरिएबल, एक मिनट जरा, देखो E इक्वल टू है ई नॉट साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू व्हाट, दिस इज आवर क्वेश्चन मार्क, यहां पे क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। फिर मैं वही बात कर दूंगा, E हैज फेज जीरो, I तो हम पता करेंगे साहब, I का ज्ञान नहीं है अभी। अब मैं I का ज्ञान ले रहा हूं, देखो I की जानकारी लूं मैं बोलूंगा Q बराबर सी ई, सी भी होता है ना, तो सी बोल दूंगा तो ये आ जाएगा सी ई नॉट, है ना? Q बराबर चार्ज, बेटा I कितना आएगा, dq अपॉन dt, आप डिफरेंशिएट करिए। सी ई नॉट कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशियल होगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब मैं लिखूंगा I को ओमेगा सी ई नॉट कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी को मैं लिख देता हूं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, करेक्ट। आप देखिए, अब मैं इसको I को लिखूंगा आई नॉट
साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ऐसा लिख दिया मैंने, लिख दिया ना। अब पता है मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं यहाँ नोट डाउन करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा, क्योंकि ये हमारा रिजल्ट आ गया, करंट आ गया। करंट की फेज कितनी आ गई, करंट की फेज आ गई प्लस पाई बाई टू, क्या आ गई, प्लस पाई बाई टू आ गई। इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स इन कैपेसिटिव सर्किट, इन अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट, आप ऐसे लिखिए, इन अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट आई लीड कर रहा है, आई लीड्स ई बाई पाई बाई टू फेज, पाई बाई, है ना। आई लीड करता है बेटा, जब आई लीड करता है मींस ई जो है लैग बिहाइंड होता है, ई लैग्स बिहाइंड बाई आई बाई फेज, है ना। ई लैग्स बिहाइंड आई, ये आई को आई रहने दो, बाई को आगे लिखो, बाई, एक ही बात है ना, यस। एक तो ये रिजल्ट आ गया हमारा। अब अगली बात हम करेंगे आई नोट की। आप आई नोट ध्यान से देखिए, आई नोट कितना है बेटा, आई नोट है ओमेगा सी इंटू ई नोट, इसलिए 1 अपॉन ओमेगा सी क्या होगा, 1 अपॉन ओमेगा सी होगा ई नॉट अपॉन आई नॉट, इसे कहते हैं एक्स सी। एक्स सी क्या होता है, एक्स सी बराबर होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, इसे कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। बेटा एक्स सी जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, इसको हम कहेंगे ई नॉट अपॉन आई नॉट, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ अपॉन पीक वैल्यू ऑफ करंट। और आपको मैं बता दूं, ये आरएमएस अपॉन आई आरएमएस भी होगा, राइट। यूनिट क्या आएगी, यूनिट ओम आएगी, यूनिट तो बेटा रेजिस्टेंस है तो ओम ही आएगी, है ना। रेशियो तो ईएमएफ अपॉन करंट ही है ना, रेशियो तो ईएमएफ अपॉन करंट ही है ना, तो ओम ही आएगी। लेकिन इसका नाम थोड़ा बदल दिया है ना, थोड़ा सा नामकरण संस्कार अलग कर दिया है, हाँ। तो ऐसे हमने नाम बदल दिया और कुछ भी जोरदार बात नहीं करी है। अब देखो, मैं थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी कर देता हूं। एक्स सी को हमने लिखा है ई अपॉन आई। अब अगर आप ई की फेज को 0 लिखेंगे तो आई को आप प्लस पाई बाई 2 लिखेंगे, प्लस पाई बाई 2 लिखेंगे तो बड़ा एक्स सी कितना आएगा, एक्स सी आएगा आपका 0 माइनस पाई बाई 2, 0 न्यूमरेटर में प्लस पाई बाई 2 पर माइनस, तो ये माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा आपका, तो एक्स सी का फेज माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा, करेक्ट। अब मैं इस चीज को रिप्रेजेंट करूंगा, है ना, हाउ टू राइट, हाउ टू रिप्रेजेंट। तो देखिए मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसको, है ना। अच्छा एक चीज है ना, अब इसमें एक खास बात यह है कि आई लीड कर रहा है, ई लैग कर रहा है। अब अगर मान लो सवाल बनाने वाला आई की फेज को 0 दे देवे, अगर सवाल बनाने वाला आई की फेज को 0 दे देवे, ध्यान देना यहाँ पे मैं और कर दे रहा हूँ, और बड़ा सारा और लिख रहा हूँ, है ना, बड़ा सारा और। अब मैं यहाँ लिखूंगा एक्स सी बराबर, अगर उसने क्वेश्चन बनाने वाले ने आई की फेज को 0 दे दिया तो बेटा ई जो है ना वो क्या करेगा, लैग बिहाइंड करेगा ना, आई लीड करेगा। आई की फेज को 0 दे दिया तो ई की फेज क्या आएगी बताओ, अपने आप डिसाइड करो। ई की फेज माइनस पाई बाई 2 आएगी। अगर आई 0 कर दिया तो ई माइनस पाई बाई 2 आएगा, तो आपके एक्स सी कितना आएगा, माइनस पाई बाई 2 ही आएगा, है ना, करेक्ट। चलिए अब हम बात करते हैं आगे, रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन। देखो अगर आपने ई को 0 कहा तो आपका आई क्या है, प्लस पाई बाई 2 है, एक्सएल क्या है आपका, माइनस पाई बाई 2 है, राइट। और अगर आपके
क्वेश्चन मेकर ने ई को 0 कह दिया तो थोड़ी समस्या हो जाएगी। देखिए मैं यहां पर ओ आर और लिख दे रहा हूं, है ना। अगर आपके क्वेश्चन मेकर ने आई को 0 कर दिया तो आई को 0 करो, जरा करो एक बार, आई की फेज को 0 लिखो। आई की फेज को 0 लिखोगे तो अब आपका ई नेगेटिव में जाएगा, ई आपका -π/2 आएगा। और एक्सएल एक्सी है ना, एक्सी सॉरी एक्सी है भैया, यहाँ पे एक्ससी है, सी उड़ी बाबा रे, एक्सी लिखा है ना मैंने। हाँ वहां पता नहीं मैं एक्सेल कैसे लिख गया, हाँ कैसा आदमी हूं मैं। एक्सी -π/2। आप देखिए हमने आर, एक्सएल और एक्सी तीनों को स्टडी कर दिया। कल हम क्या करेंगे, कल सबसे पहले तो हम आर, एक्सएल और एक्सी को क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे। सबसे पहले हम इन तीनों को कंपेयर करेंगे कि व्हाट इज दी कंपैरिजन। फिर कंपैरिजन करने के बाद फिर हम इनको पहले सीरीज सर्किट में जोड़ेंगे, फिर किस में जोड़ेंगे, पैरेलल सर्किट में जोड़ेंगे। सीरीज सर्किट में जब हम जोड़ेंगे तो हम बिल्कुल वही काम करेंगे जो डीसी सर्किट में करते थे। कल देखो हम इनको सीरीज और पैरेलल में जोड़ेंगे, है ना। सीरीज सर्किट में जब हम इनको जोड़ेंगे तो हम करंट को कांस्टेंट मानेंगे, जब पैरेलल में जोड़ेंगे तो वोल्टेज को कांस्टेंट मानेंगे। बस यही सर्किट है और कुछ भी नहीं है, सारे कंसेप्ट वैसे के वैसे रहेंगे, है ना। बस अब की बार थोड़ा सा ये रहेगा, फेज एंगल के हिसाब से जोड़ेंगे। फेज क्या एक तरीके से वेक्टर बन गया है, ये वेक्टर बन गया है। तो कल हम इसके वेक्टर सम करेंगे सारे, करेक्ट। तो सीरीज सर्किट में हम आई को कांस्टेंट मानेंगे और पैरेलल सर्किट में हम जो है ना ई को कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। तो आज की नमस्ते। आप लोग मन लगा करके इसको पूरा नोट्स बनाइए, आज नोट्स बनाइए, अभी नोट्स बनाइए, कल वाले का भी नोट्स बनाइए और नोट्स बना करके मेरे को भेजो, ठीक है। ओके नमस्ते।